आज की वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 6th चैप्टर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में बहुत से परिवर्तन होते हुए देखते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जैसे शक्कर से विलयन बनाना। इसमें क्या है, शक्कर और पानी की ज़रूरत होती है, तो शक्कर का विलयन बनता है। यानी शक्कर और पानी दो पदार्थ हैं, एक नया पदार्थ बन गया विलयन। इसी तरह से देखिए, दूध से हम दही जमाते हैं। हम दही जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं और उसको कुछ घंटे के लिए रख देते हैं। कुछ 3-4 घंटे बाद पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से दूध का फटना, ये भी एक परिवर्तन है। गर्मी के दिन में क्या होता है, हम दूध को उबालकर अगर फ्रिज में ना रख के बाहर ही रख देते हैं, फ्रिज से बाहर 6-7 घंटे में दूध फट जाता है। इसी तरह से रबर बैंड है, इसको हम खींच के फिर छोड़ते हैं तो पहले के आकार में आ जाता है। तो ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे चारों ओर परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस तरह के परिवर्तन हमें दैनिक जीवन में बहुत से दिखाई देते हैं। अब देखिए, इस प्रयोग को हम घर में कर सकते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए, उसको 4 बराबर भाग में अगर हम काट देते हैं और जो चौथा भाग है उस चौथे भाग को फिर से 4 भाग में बांट देते हैं, तो क्या हुआ, हमने कागज़ के बहुत से टुकड़े कर दिए। अब क्या हम कागज़ को जोड़कर फिर से पहले की तरह उसको ला सकते हैं? उसको हम नहीं ला सकते। अगर हम कागज़ चिपका भी देते हैं टेप से या कोई दूसरे चिपकाने वाले पदार्थ से, तो कागज़ पहले के तरह नहीं बन सकता, उसमें एक निशान रह जाता है। हम इन टुकड़ों को जोड़कर पहले की तरह कागज़ तो नहीं बना सकते। अब देखिए, ये कागज़ में क्या कोई परिवर्तन होता है? कागज़ के गुण में, कागज़ के गुण में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी एक परिवर्तन है। कागज़ को हमने 4 टुकड़ों में काटा, चौथे टुकड़े को फिर हमने 4 पीस में काट दिया, लेकिन हम इसको जोड़कर मूल आकार में नहीं ला सकते हैं। पहले की तरह हम टुकड़ा कागज़ का नहीं बना सकते हैं। तो ये भी एक परिवर्तन है। ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें कागज़ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह से देखिए, चौक है मान लीजिए हमारे पास, हम इस चौक को तोड़ देते हैं और उसको हम फिर से बड़ा नहीं बना सकते हैं। उसको हमें, अगर हम बड़ा बना रहे हैं, किसी चीज़ से चिपकाना पड़ेगा, उसमें कोई निशान रह जाएगा। हम मूल चौक की तरह नहीं बना सकते। या हम कह सकते हैं कागज़, ये जो चौक है इसको हम पाउडर जैसा बना लें इसका, और उसको गीला करके पेस्ट बनाकर फिर से चौक के आकार में बनाने की कोशिश करें तो नहीं बन पाएगा। लेकिन चौक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें चौक के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले की तरह आकार में नहीं आ सकता। इसी तरह से देखिए, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ा सा हम बर्फ़ लेंगे और बर्फ़ को थोड़ी देर पिघलने देंगे। अब उसमें क्या बचेगा, बर्फ़ और थोड़ा सा जल बचा रहेगा। अब इसको अगर हम और अधिक ठंडे में रख देंगे या फ्रीज में रख देंगे तो क्या ये फिर से ठोस बन जाएगा पूरा पानी? हाँ, ये फिर से पहले की तरह ठोस बन जाएगा। यानी ये बर्फ़ से पानी का बनना, इसमें क्या हो रहा है, बर्फ़ का अवस्था परिवर्तन हो गई, ठोस से द्रव बन गया, लेकिन उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर हम ये जो जल बना है, पानी बना है, इसको हम ठंडा करके फिर से क्या बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। अब यह देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखा रखा है, इसमें पानी गर्म कर रहे हैं। जब हम पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, भाप बनती है। अगर भाप जो बन रही है, इस बर्तन के ऊपर हम ढक्कन लगा दें
तो हम देखते हैं ढक्कन के अंदर की ओर को पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। इसका कारण क्या है? पानी वाष्प बना या गैस बना और ये गैस फिर से द्रव बन जाती है जब वो ठंडा हो जाती है। तो हम कह सकते हैं पानी से गैस बनना या भाप बनना में पानी के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता या भाप के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रासायनिक गुण वही रहते हैं। इसी तरह से देखिए, ये प्रयोग हम घर में कर सकते हैं आसानी से। एक चिमटा लीजिए, इसका कलर देखिए पहले, फिर इसको हम गरम करेंगे। हम देखते हैं गरम करने पर क्या होता है, ये इतना गरम हो जाता है कि ये आगे से लाल दिखाई देने लगता है। अब जब हम इसको फिर से ठंडा करेंगे तो ये फिर से पहले की तरह हो जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन फिर से वापस पहले की तरह हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिमटे को हमने बहुत अधिक गर्म करा, ये तप्त लाल हो गया। उसके बाद जब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ये फिर से पहले की तरह हो जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, एक ऐसा परिवर्तन हुआ जिसको हम फिर से पहले की तरह वापस ला सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ के आकार, उसका साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उत्क्रमणीय होता है यानी रिवर्सिबल होता है। जैसे रबर बैंड है, हम उसको खींचते हैं फिर से वापस पहले की तरह आ जाता है। अब देखिए, दूसरे तरह के परिवर्तन हम देखते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे लोहे की कढ़ाई, खासकर बरसात में क्या होता है, लोहे की कढ़ाई में आप देखिए अंदर की ओर जंग लग जाता है। एक ब्राउन से कलर का यहाँ पर एक अलग पदार्थ बन जाता है, इसको जंग लगना कहते हैं। लोहे की कील है या लोहे की बेंच है, लोहे की कोई भी वस्तु जो खुली जगह पर रहती है, जहाँ पर नमी मिलती है, वहाँ पर लोहे में जंग लग जाता है। चाहे घर में रखी हुई कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है या कुदाल है, कोई भी चीज़ है उसमें जंग लग जाती है। इसी तरह से किचन में क्या होता है, हम लोहे के बर्तन जैसे कढ़ाई है, तवा है, इसको कुछ समय तक अगर खुला छोड़ देते हैं, गीला है मान लीजिए वो, तो उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह से देखिए, एक परिवर्तन ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का एक रिबन या एक फीता लिया है, इसको जला रहे हैं तो ये क्या होता है, जलने लगता है और ये तेज़ी से जलता है। सफ़ेद रंग का इससे प्रकाश निकलता है और कुछ देर में थोड़ी सी सफ़ेद राख बच जाती है, यानी मैग्नीशियम में परिवर्तन हो गया। ये जो राख है, इससे हम पहले की तरह मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम का फीता नहीं बना सकते। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वापस पहले की तरह वस्तु नहीं बनाई जा सकती है और वस्तु के गुण में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, जो राख होती है, क्या मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? नहीं लगती है मैग्नीशियम के फीते या रिबन की तरह। ये बिल्कुल एक नया पदार्थ बन गया है। ये पदार्थ कैसे बना? जब हमने मैग्नीशियम को जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, एक नया पदार्थ बन गया। ये पदार्थ क्या कहलाता है? जो राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इसको एक समीकरण से समझते हैं। मैग्नीशियम, इसको Mg लिखा जाता है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन को O2 लिख रहे हैं, इससे क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। MgO क्या है? ये जो राख मिली है, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इस राख को इकट्ठा करके एक बर्तन में रखते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं और उसको हिलाएंगे तो एक मिश्रण बन जाएगा। अब इसमें लाल रंग का लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर को हम लाएंगे तो क्या होगा?
नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। यानी जो राख है या भस्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनता है। ये देखिए यहाँ पे पूरा रिएक्शन या अभिक्रिया दी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं, पानी का सूत्र है H2O। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नया पदार्थ बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं। ये एक क्षारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के ऑक्सीजन में जलने पर बनता है। और जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है, ये एक नया पदार्थ है। ये कैसे बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने पानी में डाला तो नया पदार्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पर है, देखिए 2 बीकर हम लेंगे। दोनों बीकर में हम नीले रंग का कॉपर सल्फेट इसमें घोल देंगे। नीला थोथा भी इसको कहते हैं। जब हम कॉपर सल्फेट घोलते हैं तो दोनों में पानी का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। यानी विलयन कैसा हो गया? नीले रंग का हो गया। क्यों हो गया नीले रंग का? क्योंकि पानी का में तो कोई रंग नहीं होता। पानी में जब हमने नीला थोथा या कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट क्या हुआ? पूरे पानी में घुल जाता है और उसका रंग कैसा हो गया? नीला हो गया। अब हमारे पास 2 बीकर हैं, दोनों में बराबर पानी है और कॉपर सल्फेट है। उसमें हम एक ब्लेड डाल देंगे। ब्लेड आपने देखा होगा, या ब्लेड या कील डाल देंगे, लोहे की बनी हुई कोई भी एक टुकड़ा हम डाल देंगे। अब हम देखते हैं दूसरे बीकर में विलयन का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। अब हरा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक परिवर्तन हो गया विलयन में। यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और ब्लेड को हम निकालेंगे। हम ब्लेड देखते हैं ये कॉपर के कलर की हो गई। यानी क्या हुआ? जब हमने कॉपर सल्फेट में ब्लेड डाला या लोहे की कोई चीज़ डाली तो फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। ये कॉपर की लेयर लोहे के पदार्थ में या ब्लेड में जमा हो गई। इसके कारण ब्लेड का रंग कॉपर की तरह हो गया और जो विलयन है फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट के कारण इसका रंग कैसा दिख रहा है? हरे रंग का दिख रहा है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक परख नली है। इस परख नली में 1 चम्मच सिरका डाल लेंगे और उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देंगे। खाने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे। अब क्या होगा? हम इसमें देखते हैं एक बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई देती है और बुलबुले जैसे बाहर निकलते हैं। ये बुदबुदाहट की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि इसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इस रासायनिक परिवर्तन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ये देखिए जो इसके ऊपर नली लगी है, इससे होते हुए ये दूसरी नली में जा रही है, दूसरी परख नली में जा रही है। जब ये दूसरी परख नली में जा रही है तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है? चूने का पानी रखा हुआ है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में जाती है, चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। अब देखो क्या हुआ? जब सिरका या एसिटिक एसिड में खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ ही एक अन्य यौगिक भी बनेगा। अब ये एसिटिक एसिड क्या है? ये एक अम्ल है। सिरका क्या है? एक अम्ल है। कौन सा अम्ल होता है सिरके में? एसिटिक एसिड। जब इसमें हमने खाने का सोडा मिलाया, खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ ही एक अन्य पदार्थ या अन्य यौगिक बनता है। अब जब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किस में डाला? चूने के पानी में डाला तो देखिए क्या हुआ? चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस।
तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। CO2 को जब हमने चूने के पानी में डाला, चूने के पानी का सूत्र क्या हो गया, CaOH ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या बना, एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बना। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसके कारण क्या होता है, चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है और साथ ही क्या बना, H2O। H2O क्या है, ये पानी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने चूने के पानी में डाला तो एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट के कारण पदार्थ कैसा हो गया, दूधिया हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे परिवर्तन दिखाई दिए उसमें एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। जैसे हमने मैग्नीशियम को जब जलाया एक राख बनी, वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर सल्फेट में जब हमने लोहे की कोई वस्तु डाली तो एक नए पदार्थ बना, क्या बना, आयरन सल्फेट बना और कॉपर बना। ये दो नए पदार्थ बन गए। इसी तरह से देखिए सिरके को जब खाने के सोडा डाला सिरके पर तो दो पदार्थ बने, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और एक यौगिक बना। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने किस में डाला, चूने के पानी में डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बना और साथ ही पानी बन गया। तो ये परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनते हैं। जैसे देखिए जब हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, वो एक रासायनिक क्रिया है। फलों का पकना एक रासायनिक क्रिया है। अंगूरों का किण्वन या फर्मेंटेशन से क्या बनती है, शराब बनती है। ये क्यों हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन उसमें हो रहा है। औषधियाँ भी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही तैयार होती हैं। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, साबुन है, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही इनको तैयार किया जाता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने हैं। नए जो प्रोडक्ट हैं या उत्पाद हैं के अलावा रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं भी होती हैं। जैसे पहली घटना मान लीजिए क्या हो सकती है, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना या निर्मुक्त होना या अवशोषित होना। जैसे हमने देखा मैग्नीशियम को जब हम ऊष्मा दे रहे थे तब क्या हुआ, उसमें एक क्रिया होती है, क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हुए मैग्नीशियम में सफ़ेद रंग का प्रकाश भी निकलता है। इसी तरह से ध्वनि का उत्पन्न होना आपने देखा, जैसे सिरका में जब हमने खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, बुदबुदाहट की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी तरह से गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना। अब देखिए गंध में परिवर्तन या नई गंध बनना, जैसे अंगूर से जब शराब बनती है तो क्या होता है, फर्मेंटेशन से बनती है या किण्वन क्रिया से, तो शराब की या अल्कोहल की एक अलग गंध होती है। इसी तरह से रंग में परिवर्तन होना, हमने देखा कॉपर सल्फेट में जब हमने ब्लेड डाला तो विलयन का रंग हरा हो गया। इसी तरह से गैस का बनना, तो देखिए मैग्नीशियम के रिबन या फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी और पत्तियों का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें एक नया पदार्थ बन रहा है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा भी निकलती है। पटाखों का विस्फोट ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आप देखते हैं जिस समय पटाखों में विस्फोट होता है आवाज़ भी निकलती है, ध्वनि भी तेज उत्पन्न होती है, इसमें ऊष्मा भी निकलती है, प्रकाश भी निकलता है और कुछ तरह की गैसें निकलती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए हमें बहुत अधिक पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, इससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा भोजन जब बासी हो जाता है या फल जब सड़ जाते हैं उसमें से दुर्गंध आने लगती है।
क्योंकि एक नया पदार्थ बन रहा है और इससे उसकी स्मेल बदल जाती है या वो खराब हो जाते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसी तरह से अब देखिए, एक है सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण से ही नाम से पता चल रहा है, ऐसा आवरण जो किसी वस्तु की सुरक्षा कर रहा है। आपने ओजोन का नाम जरूर सुना होगा। ओजोन का सूत्र होता है O3 और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसका सूत्र क्या हो गया? O3 हो गया। ओजोन की परत वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में है। ये हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन ओजोन से बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन के गुण ओजोन से अलग है। तो ये भी एक क्या परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ओजोन बनी है। ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो पृथ्वी पर पहुंचकर ये पराबैंगनी किरणें बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन की परत एक सुरक्षा कवच के रूप में हमें विकिरण से बचाती है। अच्छा, आपने देखा होगा, सेब को अगर हम काटते हैं, आलू काटते हैं या बैगन काटते हैं, कुछ समय बाद उसका रंग कटे हुए फल का या सब्जी का परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी तरह से देखिए, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन रहा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है? स्टार्च ग्लूकोज में बदल जाता है। इसी तरह से प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, वसा ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में बदल जाता है। अब देखिए, जंग लगने की घटना एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है। जंग लगने से क्या होता है? धीरे धीरे लोहे की वस्तुएं नष्ट होने लगती हैं। क्योंकि लोहे का उपयोग पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में होता है। तो क्या होगा? जब जंग लगेगी तो इससे बहुत नुकसान होता है। अब देखिए, जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होता है इसमें? लोहा Fe, ऑक्सीजन का सूत्र है O2 और साथ ही जल H2O, Fe, O2, H2O, इनकी क्रिया से जंग बनता है। जंग का सूत्र है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड इसको कहते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड जो है ये जंग है, या हम कह सकते हैं लोहे में ऑक्सीजन और पानी की अभिक्रिया से जंग बन रहा है या आयरन ऑक्साइड बन रहा है। अब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या वाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसलिए जंग क्या होता है, आपने देखा होगा, बरसात के दिनों में लोहे के बर्तनों में जंग जल्दी लग जाती है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, वायु में नमी बहुत अधिक होती है और जितनी नमी अधिक होगी जंग उतनी जल्दी लग जाता है। इसीलिए किचन में, कढ़ाई में, तवे में बरसात में जल्दी जंग लग जाता है। अब लोहे की वस्तुओं को हम जंग लगने से कैसे बचाएंगे? अगर लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन और जल अगर दोनों के संपर्क से बचाकर रखा जाएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? लोहे में पेंट कर दिया जाता है या ग्रीस की एक परत उसमें चढ़ा दी जाती है। आपने देखा होगा, गेट में, ग्रिल में, जो लोहे की ग्रिल है, या पंखे हैं, लोहे के दरवाजे हैं, इनमें क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं। जब पेंट लग जाएगा तो क्या होगा? लोहा ऑक्सीजन के और पानी के संपर्क में नहीं आएगा और उसमें जंग नहीं लगेगी। लोहे को बचाने का एक अन्य उपाय है, उसमें क्रोमियम, जस्ता या जिंक जैसी धातु की लेयर चढ़ा दी जाती है।
लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आपको मालूम होगा पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उसका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है, और इसमें क्या होता है, पानी के ऊपर के भाग पर भी ये जल की बूंदें इसमें गिरते रहती हैं। और साथ ही समुद्र में आपको मालूम होगा समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि उसमें बहुत से लवण होते हैं। तो लवण युक्त जल में क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इसलिए जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उनमें जंग लगते रहती है, इसलिए उनको मेंटेन करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। अब है क्रिस्टलीकरण। साधारण नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र से जो वाष्पन के द्वारा नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता, उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्योंकि जब क्रिस्टल बन गए, इस क्रिस्टल को हम पानी में डालेंगे तो फिर से पहले की तरह विलयन हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण की अभिक्रिया। आपने देखा होगा समुद्र के पानी का वाष्प बन के उड़ा दिया जाता है तो उससे क्या बचता है, नमक बचता है। तो ये नमक क्योंकि शुद्ध नहीं होता है, इसको फिर बाद में कई प्रोसेसिंग करके शुद्ध किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है। किसी बीकर में 1 कप पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे। अब इसको गर्म करेंगे। जब ये उबलना शुरू करे तो इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देंगे और उसे हिलाते जाएंगे, और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक कॉपर सल्फेट घुलना संभव हो। गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट घुलता रहेगा। विलयन को फिल्टर पेपर से छान लेंगे। छानने से क्या होगा, उसकी गंदगी जो अशुद्धियां हैं वो निकल जाएंगी। अब ये जो विलयन है इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होएगा, इसको हम किसी भी तरह से छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं। कुछ समय बाद हम देखते हैं इसमें क्रिस्टल दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के हैं। क्रिस्टल यानी कॉपर सल्फेट के छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ये क्रिस्टल हम घर में भी बना सकते हैं। नमक का हम क्रिस्टल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 गिलास में नमक को हम डालेंगे, घोलेंगे। जब वो घुल जाएगा, विलयन को गर्म करेंगे। गर्म करने पर नमक घुलते रहेगा, तब तक हम डालते रहेंगे जब तक नमक घुलना बंद ना हो जाए। अब इस विलयन को जब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे तो क्या होगा, नमक के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। ये क्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक बार फिर से देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का साइज में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन किसके कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और वो फिर से पहले वाले पदार्थ में प्राप्त नहीं हो सकते या परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।